नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच एक विद्वान चिंतक मिस्टर सर्वेंद्र जौहल साहब आए हुए हैं और वो ज्योतिष पर जो नई नई शोध हो रही हैं, ज्योतिष पर जो नई नई विधाएं, नए दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं, उस विषय पर वो एक अपना गंभीर मनन चिंतन कर समाज के हित में ज्योतिष के सिद्धांतों को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने के कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। इसके बाद मेरा पहला प्रश्न यह है आपसे कि ज्योतिष शास्त्र का व्यक्ति के जीवन में उसके स्वास्थ्य से कोई संबंध है या नहीं है? क्योंकि मेडिकल साइंस में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इंस्ट्रूमेंट व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए बनाए गए हैं और जिनके द्वारा डॉक्टर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, रोगों को डिटेक्ट करते हैं, रोगों को डिटेक्ट करने के बाद लोगों को उसकी चिकित्सा देते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इसी तरह की कोई व्यवस्था है जिससे व्यक्ति के रोगों को पकड़ा जा सकता हो, लोगों का परीक्षण किया जा सकता हो और उसके बाद उन चीज़ों को, उन उपायों के द्वारा बिना किसी औषधि के व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता हो? इस संदर्भ में आपका क्या मत है? धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके प्रश्न पे मैं अवश्य आऊँगा जो आपने प्रश्न पूछा, लेकिन सबसे पहले जो आपने कहा ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिष अपने आप में अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है ज्योति किसकी? तो ईश की, यानी ईश्वर की। तो ये हमारे वेदों का ही एक अंग है जो वेदांग के अंदर में आता है और ये भगवान की ज्योति या ईश्वर की ज्योति के रूप में इसको देखा जा सकता है। ज्योतिष से आप इंसान के हर विषय में या हर उसके जीवन के हर दृष्टिकोण को आप इसको देख के उसकी जन्म कुंडली द्वारा उसको बता सकते हैं। अब जो आपने प्रश्न किया कि क्या हम स्वास्थ्य को भी ज्योतिष से देख सकते हैं, तो निश्चित हम स्वास्थ्य, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में उसके कुंडली के छठे भाव से बता सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य का, जीवन में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और जहां तक ज्योतिष को 3 भागों में बांटा जाता है, एक है गणित, एक है आध्यात्म और फिर है फलित। फलित केवल 3% है जिसमें अधिकांश लोग उलझ के रह जाते हैं, लेकिन इसका जो 97% आध्यात्म और गणित जो है उसमें कोई लोग, कम ही लोग रुचि लेते हैं। जैसे कि आजकल फास्ट फूड हो गया है, वैसे ही फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी भी हो गया है, मेरा ये मानना है। तो जो कुंडली का छठा भाव होता है, वैसे तो कुंडली के 3 भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। लेकिन उसमें जो कुंडली का 6वां भाव होता है उससे आदमी के रोग के विषय में हम निर्धारण कर सकते हैं। तो जब भी व्यक्ति जन्म लेता है वो एक निश्चित समय पे जन्म लेता है और निश्चित समय पे जन्म लेने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी, जब भी जिस भी समय पे उसका जन्म हुआ है उस समय हर जितने भी ग्रह हैं सब ग्रहों की एक निश्चित स्थिति रही होगी, उनकी एक निश्चित डिग्री रही होगी, वो एक निश्चित नक्षत्र में रहे होंगे और हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ये रोग लगते हैं। कुंडली के केंद्र जो होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसको कुंडली के केंद्र कहा जाता है, जिन्हें अच्छा माना जाता है, जिन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। इसी प्रकार कुंडली के त्रिकोण जो होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे कुंडली का त्रिकोण कहा जाता है और इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो केंद्र हैं जिन्हें विष्णु स्थान कहा जाता है, और अगर आप उन केंद्रों को देखेंगे तो ये 4 90 डिग्री के एंगल बनते हैं और उसमें अगर आप एक एक ऐसे लाइन खींच देंगे तो वो स्वास्तिक बन जाता है, यानी विष्णु का चक्र, जिसको समय का चक्र भी कहा जाता है। तो विष्णु अगर किसी को दंड देना चाहेगा तो कैसे देगा? तो त्रिक, क जो है हमारे शास्त्रों में क को पाप से जोड़ा गया है, तो त्रिक से ही त्रिक भाव का निर्माण होता है, जिसे 6वां, 8वां और 12वां कहते हैं। तो 6वां भाव जो होता है उससे ही कुंडली में हमारे स्वास्थ्य के विचार किया जाता है। अगर लग्न मजबूत हो
तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर छठवां भाव पीड़ित हो, छठे का जो स्वामी है वो अगर उसकी स्थिति अच्छी ना हो कुंडली में, तो ये कई तरह के रोग दे सकता है। जैसे कि सूर्य से हम हृदय संबंधित रोगों का निर्धारण कर लेते हैं, मंगल से हम ब्लड प्रेशर का निर्धारण कर लेते हैं, बृहस्पति से जो है हम मधुमेह और भी अन्य चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी हमारे ग्रह हैं, इन सब ग्रहों का अपना अपना एक मूल अस्तित्व है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 ग्रह हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से यानी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनमें से 2 ग्रह होते हैं राहु और केतु, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। साइंस भी कहती है कि ये नोड्स ऑफ मून है, यानी जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वहाँ पे 2 बिंदु का निर्माण होता है। ऊपर वाले नॉर्थ नोड को राहु और नीचे वाले साउथ नोड को केतु कहा जाता है। लेकिन ये देखने में हमें नेकेड आई से यानी आंखों से हम देख नहीं सकते। अगर हम सब जानते हैं कि इन सारी ग्रहों की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक लाइट होती है, जो कि सूर्य की लाइट में मिलके हम पर असर डालती है। तो ये जो 7 रंग है, अगर इसको हम सब ने बचपन में प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो अगर हम इसको प्रिज्म से, या अगर हम रेनबो या जिसे इंद्रधनुष भी कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बन जाता है, तो उसमें ये 7 रंग हमें देखने को मिल जाएंगे। और आजकल बच्चे भी पढ़ते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं, जो कि वॉयलेट से शुरू होता है और रेड पे ख़त्म होता है। तो हमारे गुरुदेव श्री पराशर ऋषि ने एक श्लोक कहा है, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी शनि जैसा राहु और कुजा यानी मंगल को संस्कृत में कुजा कहा जाता है, मंगल जैसा केतु को माना जाता है। तो ये जो वॉयलेट रंग होता है, ये शनि का रंग होता है। इससे पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट, जो कि हमें आंखों से नज़र नहीं आता, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्त्रियां जो है अल्ट्रा वॉयलेट क्रीम लगाती हैं अपनी त्वचा को अल्ट्रा वॉयलेट रेज से बचाने के लिए। तो ये राहु की किरणें हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर पे अनुकूल प्रतिकूल असर डालती है। इसी प्रकार अगर हम आखिरी रेड पे आ जाएं, जो कि मंगल का रंग है, तो उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेज, जो कि क्लिनिक्स में जिनका बहुत उपयोग होता है। तो ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये केतु की किरणें होती हैं। ये भी हमें अपनी नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से नज़र नहीं आती, लेकिन ये प्रतिकूल असर करती है। अब कुंडली में राहु केतु जो है ये पापी ग्रह माने जाते हैं, थोड़ा शनि भी माने जाते हैं, लेकिन लग्नों पे भी डिपेंड करता है कि वो किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए बुरे। लेकिन राहु केतु की अगर स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, या वो ऐसे दोष निर्मित कर रहे हो, तो अवश्य ये कई तरह के रोग हमें दे सकते हैं। आपका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो रोग पनप रहे हैं, या जन्म के साथ जो रोग हमको मिले हुए हैं अपने संस्कारों के कारण, शरीर के कारण, उनको ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब इसमें एक अगला चरण ये है कि जो रोग हमको मिले हैं, जिन्हें देखा समझा जा सकता है, क्या उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है? जैसे कि हार्ट के लिए बताते हैं इसका हृदय के कार्य में प्रॉब्लम है, मस्तिष्क के लिए बताते हैं इसके मस्तिष्क में दिक्कत है, इसकी किडनी में दिक्कत है, इसके इंटेस्टाइन में, आंतों में दिक्कत है, इसकी हड्डियों में दिक्कत है, इसके रक्त में दिक्कत है। तो ये जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, तो क्या आपके ज्योतिष गणना के अनुसार ज्योतिष के द्वारा भी इस तरह का डायग्नोज किया जा सकता है? लोगों के बारे में बताया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिससे हम कुंडली में अन्य अन्य चीज़ों का निर्धारण करते हैं। अगर रोगों की बात की जाए, तो उसके लिए हमें बॉडी पार्ट्स में आना होगा, यानी अंगों पे आना होगा। तो ये जो 12 भाव हैं, इनको 12 तरह से अंगों में निर्धारित किया गया है। जैसे कि कुंडली का जो पहला भाव होता है, वो हमारे यहाँ सर तक का भाव होता है। दूसरा भाव जो होता है, वो हमारा चेहरे का भाव होता है, जिसमें आंखें आ जाती हैं, नाक आ जाता है, जुबान आ जाती है, सांस लेने की प्रणाली आ जाती है। तीसरा भाव जो होता है, ये हमारे गले और कंधों का भाव होता है। तो गले और कंधों से संबंधित अगर कोई रोग देखना हो, तो तृतीय भाव से हम देख सकते हैं। चौथे भाव में हमारे हृदय का स्थान होता है। तो चौथे भाव में अगर कोई पापी ग्रह वहाँ पे स्थित हो, या कुछ चौथे भाव के भावपति से या चौथे भाव से किसी तरह का संबंध बना रहा हो कोई भी पापी ग्रह, तो वो हृदय संबंधित रोग दे सकता है। पांचवा भाव जो है, ये हमारे पेट का भाव होता है। तो यदि वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई पापी ग्रह वहाँ पर अगर किसी तरह का संयोग बना रहा हो, तो वो पेट संबंधित वात पित्त दोष दे सकता है। छठा भाव जो होता है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स का होता है,
मकड़ियों का भाव होता है। 7वां भाव जो होता है ये हमारे गुप्तांग का भाव होता है। 8वां भाव जो होता है ये हमारे गुदा का भाव होता है। 9वां हमारी जांघों का भाव होता है। 10वां भाव हमारे घुटनों का भाव होता है। 11वां भाव हमारे टकलियों का भाव होता है और लास्ट 12वां भाव जो है वो हमारे चरणों का भाव होता है। तो इस तरह से ज्योतिष में 12 हमारे पूरे शरीर को 12 भावों में विभाजित किया गया है और किसी भी भाव में उसमें ग्रह की परिस्थिति को देख के हम आराम से बता सकते हैं और सटीकता से बता सकते हैं कि किस दशा में व्यक्ति को किस चीज़ों से सावधान होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ज्योतिष सिर्फ बताने की विधि नहीं है जो कि आजकल चल रही होती है कि अगले को आप बता दें कि आपको फलाने समय में ये रोग हुआ था और उसका आप विश्वास जीत ले और खुद को मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश करें। एक्चुअली में एक ज्योतिषाचार्य का ये दायित्व होता है कि वो उसको बता सके कि ये जगह आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए किसी का चौथा भाव पीड़ित है तो हमें उसको कहना होगा कि आपका क्योंकि चौथा भाव पीड़ित है तो और सूर्य की स्थिति अगर खराब हो और भी कई चीजें हैं जिसका निर्धारण अभी अगर मैं पूरा बताना चाहूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अगर चौथा भाव पीड़ित हो तो हम उसको बता सकते हैं कि आपको चौथा भाव पीड़ित है, यानी कि आपको हृदय संबंधित चीजों से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपना खान पान इस प्रकार से बनाए रखने की आवश्यकता है, ऐसे परहेज करने की आवश्यकता है कि आपको ये रोग ना हो। नहीं, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि बहुत से ब्राह्मण लोग या बहुत से पंडित लोग जो ज्योतिष के आचार्य बतलाते हैं अपने आप को, वो लोग आपको स्वस्थ करने के लिए भी बड़े बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान रत्न रुद्राक्ष या इस तरह की चीज़ें बतला देते हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या इन सब चीज़ों के द्वारा व्यक्ति का रोग ठीक हो सकता है? अगर रोग इन सब चीज़ों से ठीक हो सकता है तो सारे हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल। फिर आपके इस ज्योतिषीय उपाय द्वारा ही समाज को स्वस्थ रखा जा सकता है। सर ऐसा है कि पिछले 200 सालों में हमारे देश में सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, ब्राह्मण वर्ग या फिर जो लोग इस पहले ये ज्योतिष करते थे जो कि ब्राह्मण वर्ग ही करते थे, पहले जो वर्ण होते थे वो किसी के जात के हिसाब से नहीं होते थे, कर्मों के हिसाब से होते थे। लेकिन अभी इस इतना दूषित हो गया है पिछले 2-3 सालों में कि लोग अपने अर्थ कमाने के लिए लोगों को इस तरह की बात कहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ज्योतिषाचार्य होने के नाते किसी का भाग्य परिवर्तित कर सकता या उसका रोग दूर कर सकता किसी भी माध्यम से, तो सबसे पहले मैं अपना ही भाग्य परिवर्तित करके खुद ही राजा महाराजा बन जाता या अपने रोगों को दूर कर लेता। ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक प्रणाली है जिससे आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है, किन कर्मों से आपको बचने की जरूरत है। और ये इसी प्रकार से है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं उसको ये कह सकता हूं कि मित्र आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कृपया हेलमेट पहन के चले। एक्सीडेंट तो निश्चित रूप से होगा और वो होगा ही, क्योंकि वो प्रकृति ने उसको उस रूप से बनाया है कि उसका व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा। लेकिन यदि वो हेलमेट पहनता है तो हाँ, थोड़ा सा उसको चोटिल होने में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो इसी तरह हम बस इतना किसी को बता सकते हैं कि आप ये कर्मों से बचें, इन चीज़ों के खान पान से बचें और अपने शरीर के इस अंग का विशेष ख्याल रखें। लेकिन आप उसके जीवन में उसके भाग्य को या उसके रोग को परिवर्तित किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि हमारी आयुर्वेद जो है उसमें बहुत शक्ति है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हम सभी जानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी दी गई हैं, जिनके सेवन से अनेक तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें लोगों के इंटरेस्ट कम कह लीजिए या रुचि कम कह लीजिए, इस कारण से उतना है। लेकिन आयुर्वेद से निश्चित रूप से लोगों का इलाज बिल्कुल किया जा सकता है और ये मैंने खुद भी अपने ऊपर भी किया है और लोगों को भी थोड़ा सा बताया है जिससे उनको लाभ हुआ है। तो आपका कहना यह है कि ज्योतिष विधा में कोई कमी नहीं है, ज्योतिष के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, शास्त्रों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग लालचवश या स्वार्थवश लोगों को गुमराह करने के लिए ज्योतिष का गलत तरह से प्रयोग करते हैं। बस मेरा आखिरी प्रश्न है कि आप मुझे या समाज को ये बताने की चेष्टा करें कि एक ज्योतिषी उसे सही बात बता रहा है या गुमराह कर रहा है, इस बात का कैसे वो एक सामान्य व्यक्ति विश्लेषण करे जिससे कि उसका शोषण ना हो, जिससे कि वह व्यक्ति समाज में अपने सम्मान के साथ अपने जीवन यापन को कर सके। इस संदर्भ में आपका क्या मत है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति सही तरीके से ज्योतिष का अध्ययन करता है और कई साल उसको प्रैक्टिस करता है और कई कुंडलियां देख लेता है, जैसे 200, 400, 500 कुंडलियां देख लेता है, तो उसको
काफ़ी कुछ पता लग जाता है। और वो जब भी किसी व्यक्ति के सामने बैठता है, तो जैसे मान लीजिए मुझे आप किसी व्यक्ति के सामने बैठाएं, मैं उसकी कुंडली खोल के उसके पास्ट के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूं जिसमें 2 मिनट में वो उसको ऐसा लगने लगेगा या वो पूरी तरह मेरे से सहमत हो जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष खूबी है। और ये कोई भी आचार्य आसानी से बता सकता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इन चीज़ों को बता के दूसरों को अपने गिरफ्त में लेके उसको ये दिखा के कि हाँ मेरे अंदर एक गुण है जिससे मैं आपके भूत और भविष्य के बारे में बता सकता हूँ, फिर उसका जो है उत्पीड़न करना लोग शुरू कर देते हैं। जैसे मांगलिक दोष है तो ये दोष है, तो ये चंडाल दोष है, और ऐसे बहुत सारे दोष बना के यहाँ पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, और फिर लोगों का आर्थिक शोषण करना शुरू कर देते। ये गलत बात है। तो नहीं, मेरा प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है कि एक ज्योतिषी मुझे सही बात बता रहा है या ज्योतिषी मुझे गुमराह करके मेरा शोषण कर रहा है, इस बात को मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है? सर देखिए, इसमें तो फिर मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैं फिर से ही वही जवाब दूंगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से देने का प्रयास करूंगा। ये इसी तरह है कि जब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। यदि वो चीजें सत्य होंगी तो आप निश्चित रूप से उस पर विश्वास करेंगे, और जब ये सत्य होती हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप यदि किसी ज्योतिषाचार्य के पास बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे पास कोई भी परामर्श लेने आता है तो मैं उसको एक ही चीज़ कहता हूं, कृपया आप मुझे कुछ ना बताएं, जो भी है वो मैं बताऊंगा। ये इसलिए मैं करता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि समय की थोड़ी सी भी 19-20, अगर 2 से 3 मिनट का भी 19-20 हो तो उसके नवमांश में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है कि मैं उसको सारी, अगर उसका टाइम परफेक्ट होगा तो मैं जो भी प्रेडिक्शंस करूंगा वो सटीक बैठेंगी, और अगर समय में थोड़ा 19-20 होगा तो फिर वो ऊपर नीचे होती हैं, जिसको कि BTR यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से बिल्कुल सुधार करके एकदम सही समय निकाला जा सकता है। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब यही है कि अगर वो, आप उसे कुछ ना बताएं अपने बारे में, उसे आपका आकलन करने दे आपकी कुंडली देख के, और अगर वो आपके पास्ट के बारे में सही चीजें बताता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ तो ज्ञान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज में ज्योतिष के महत्व को बताया, ज्योतिष के द्वारा रोगों को कैसे पहचाना जा सकता है, उनका कैसे निवारण किया जा सकता है, और समाज का आम जनमानस योग्य ज्योतिषी और एक ठग ज्योतिषी से कैसे अलग हो सकता है, कैसे बच सकता है ठगों से, इस पर आपने जो विश्लेषण किया, जो दृष्टि डाली, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव।